आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे किताबों में इसको अलग अलग नामों से भी लिखा है, लेकिन उन सारे किताबों में जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है रसायन की मूलभूत अवधारणा में पदार्थ। तो बहुत पहले से ही वैज्ञानिकों ने, भारतीय महर्षि कणाद ने भी पदार्थों के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी थी। लेकिन जो वर्तमान समय में पदार्थ की परिभाषाएं हैं, उनको पदार्थों को जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, जब उनका वर्गीकरण किया जाता है, तब विस्तृत रूप से हमको पदार्थ के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लोग भी सबसे पहले पदार्थ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, और जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है? पदार्थ। मैटर। पदार्थ क्या होता है? आप अपने आसपास जो भी वस्तुएं देख रहे हैं जिसमें कुछ द्रव्यमान है और जो स्थान को घेरे हुए हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मार्कर है। ये मार्कर जिस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसका जो कंपोजिशन है, ये जिस चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये इसका द्रव्यमान है, ये इसका मॉस है। ठीक। और इसको आप जहां पर भी रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे रखा, तो इसके द्वारा ये जो स्थान कवर किया गया है, ये देख रहे हैं, ये इसके द्वारा घेरा गया स्थान है। तो पदार्थों को, जो भी पदार्थ होते हैं, उनके पास ये दो गुण होता है कि उनके पास द्रव्यमान होता है और उनका अपना कुछ रखने पे जगह भी घेरते हैं। तो हम लोग पदार्थों की परिभाषा क्या लिखते हैं? पदार्थ कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। ये है पदार्थ का बेसिक परिभाषा। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो उसके पास द्रव्यमान होगा और दूसरा उसके पास जो भी पदार्थ होगा वो कुछ स्थान को घेरेगा। ठीक। अब इसके बाद हम लोग पदार्थों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, इसको डिटेल में जानने के लिए हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन भी दो तरीके से किया गया। एक वो जो हम पदार्थों को देखकर उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां इकट्ठा कर लें, और एक वो जो पदार्थों को देखकर हम ये ना बता सकें कि ये पदार्थ का कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन से मेटल यूज हुए हैं, कौन से सब्सटेंस यूज हुए हैं, जिसको हम लोग देख के नहीं बता पाते हैं। तो जिसको हम लोग देख के नहीं बता पाते हैं उसका हम लोगों ने रासायनिक वर्गीकरण नाम दिया, और जिसको हम लोग देख के बता सकते हैं उसको हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब भौतिक वर्गीकरण नाम दिया। तो हम लोग पदार्थों को दो भागों में बांटते हैं। तो पदार्थ का पहला क्लासिफिकेशन क्या है और पदार्थ का दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? पहला क्लासिफिकेशन है भौतिक वर्गीकरण। यह है फिजिकल क्लासिफिकेशन। और यह है रासायनिक वर्गीकरण।
अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? पहला है ठोस, सॉलिड। दूसरा है द्रव, लिक्विड। और तीसरा है गैस। ये गैस, ठीक। हमारे आसपास जो भी पदार्थें होती हैं वो या तो ठोस में मिलेगा, या तो द्रव में मिलेगा, या गैस में मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी पत्थर होगा, या ईंट होगा, या कुर्सी होगा, मेज होगा, ये सब क्या है? ये सब ठोस हैं। और जो हमारे पास तरल पदार्थ होंगे, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब तरल पदार्थ हैं। और जो आप घरों में अपने एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं वो क्या है? वो गैस है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये किसी ठोस का स्ट्रक्चर है और ये द्रव का स्ट्रक्चर है। कुछ समय के लिए ऐसा मान सकते हैं कि हमने ये ठोस से किसी टुकड़े को लिया है, काटा है, किसी परत को लिया है, ये द्रव से लिया है, और ये हमने गैस लिया है। तो आप इसमें बेसिक डिफरेंस देखिए क्या है। यहां पे देखिए ये कण और ये कण, इन दोनों कणों को देखिए, इनके बीच में जो दूरी है वो बहुत ही कम है। और इन चारों कणों के बीच में देखिए ये जो दूरी है, इसके बीच में जो ये खाली स्थान है ये भी बहुत कम है। तो इस खाली स्थान को क्या कहते हैं? जो कणों के बीच में पाया जाता है इसको बोलते हैं अंतरा आणविक अवकाश या अंतरा आणविक स्थान। यह है अंतरा आणविक स्थान। मतलब जो कणों के बीच में, जो कणों का कंपोजिशन है उसके बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। यहां पे खाली स्थान कितना है? ये आप देख रहे हैं, ये है अंतरा आणविक स्थान। और यहाँ पे जो गैस है, चूंकि गैस हमेशा मूव करते रहता है तो इसका भी खाली स्थान बहुत ज्यादा होगा। मतलब ठोस में जो खाली स्थान होता है वो बहुत कम होता है, द्रव में जो खाली स्थान होता है वो ठोस से ज्यादा होता है, और गैस में जो खाली स्थान होता है वो इन दोनों से बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? हमको पता है ये जो दो कण हैं इनको आपस में जोड़े रखने के लिए, इनको बांधे रखने के लिए एक बल कार्य करता है जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल क्या होता है? वो दो कणों को आपस में बहुत ही मजबूती के साथ जोड़े हुए रहता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कण बहुत पास पास हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ही करीब करीब हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक। दूसरा हम समझ लेते हैं द्रव। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं द्रव। आप देख रहे हैं जो द्रव के कण हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूरी दूरी पे हैं। जैसे अगर ये एक कण है और ये एक कण है तो इसके बीच में ये जो दूरी है ये ठोस से ज्यादा है। तो
दूरी ठोस से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों कण हैं ये आपस में उतना मजबूती के साथ नहीं जुड़े हुए हैं जितना मजबूती के साथ ये ठोस के कण आपस में जुड़े हुए हैं। इस कारण इसमें होता क्या है, इस कारण इनके दूरी बढ़ने के कारण इनके बीच में जो लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो घट जाता है। और आप यहां पे देख रहे हैं तो इनके कणों के बीच की जो दूरी है वो द्रव और ठोस इन दोनों से ज्यादा है। तो इसके बीच में जो लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, अंतरा आणविक बल होगा, वो बहुत ही कम होगा। चूंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स द्वारा, अंतरा आणविक बल द्वारा ये जो कण है ये बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इनके जो कण होते हैं वो ज्यादा अपने स्थान से हिलते डुलते नहीं हैं, लेकिन वहीं पे जो द्रव के कण होते हैं इनके बीच में जो अंतरा आणविक बल है वो ठोस से थोड़ा सा कम है, जिसके वजह से इसके जो कण हैं वो अपने स्थिर स्थान पर नहीं रुकते हैं और वो अपने स्थान से इधर उधर थोड़ा मूव करने लगते हैं। ये कण एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। फिसलने के कारण होता क्या है, जो हमारे पास लिक्विड है वो लिक्विड का फ्लो होता है। जब एक कण दूसरे कण पे फिसलते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के कारण हमारे पास जो भी तरल पदार्थ होते हैं वो आगे की डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप उनको जो डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं। गैस क्या होता है, गैस के जो अणु होते हैं इनके पास ऊर्जा थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी कम है और इसकी जो डिस्टेंस है वो भी ज्यादा है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जब कम लगता है तो इसके वजह से ये जो कण होते हैं ये लगभग फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स से और ये इधर उधर गति करने लगते हैं। ठीक, तो अभी तक हम जो समझे वो क्या समझे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होने के कारण, इनके बीच में स्थान कम होने के कारण और ये एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होने के कारण ठोस जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। इसका आकार क्या होगा, ठोस का आकार निश्चित होगा। द्रव का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और गैस का भी अनिश्चित होता है। गैस का भी क्या होता है, अनिश्चित। आकार निश्चित, क्यों? इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो बहुत ज्यादा और ये कण आपस में एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। जुड़े होने के कारण ये ज्यादा हिलते डुलते नहीं हैं और इनके बीच में जो ये खाली स्थान होता है ये बहुत कम होता है। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ठोस से थोड़ा कम होता है, इनके बीच में जो खाली स्थान है ये थोड़ा ज्यादा होता है, जिस कारण ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर गति करने वाले होते हैं। तो इनका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और गैस का जो आकार होता है वो भी अनिश्चित होता है, क्योंकि ये भी गति करते रहते हैं। दूसरा हम समझते हैं आयतन। आयतन क्या होता है, जब भी आप किसी वस्तु को कहीं पर रखते हैं तो उसके द्वारा जो जगह घेरा जाता है, जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर पानी को, ये हमारे पास कोई बीकर है, आपने 1 लीटर पानी को इस बीकर में डाला, इस बीकर में आपने 1 लीटर पानी को डाला, तो होगा क्या, ये 1 लीटर पानी इस बीकर में जितना जगह घेरेगा तो ये बीकर में घेरे गए जो जगह होगा ये वाला, ये इसका आयतन होगा। ठीक, यदि इसी 1 लीटर पानी को आप किसी गोल पात्र में रखते हैं, मतलब जो पूर्ण रूप से गोल ना हो, आप किसी और भी पात्र को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने घड़ा ले लिया, हमारे पास ये कोई घड़ा है,
तो जब आप इसमें 1 लीटर पानी को डालते हैं तो इसके द्वारा यदि ये जगह घेरा गया तो इसका ये आयतन हो जाएगा, ये इसका आयतन हो जाएगा। मतलब आयतन का मतलब ये है कि आप जिस भी पदार्थ को जहां पर भी रख रहे हैं उसके द्वारा जो घेरा गया जगह होता है वो होता है उसका आयतन। तो आप देख रहे हैं जो ठोस का आयतन होता है, जब आप किसी ठोस को उठाकर किसी दूसरे जगह पे रखते हैं तो वो अपना कुछ जगह घेरता है, तो उसका जो घेरा गया जगह होता है वो इधर उधर अपने आप स्वतः ही गति नहीं करता है। तो जब स्वतः गति नहीं करता है तो इसका आयतन भी क्या होगा, आयतन भी निश्चित होगा। लेकिन जब आप लिक्विड को, द्रव को कहीं पर रखते हैं तो आप उसको जिस भी बर्तन में या जिस भी आकार के पात्र में रखते हैं वो उसी आकार का वही आकार ग्रहण कर लेता है, आपने उसको जिस पात्र में रखा है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, जो आपने जल को बीकर में डाला तो उसके द्वारा घेरा गया आयतन कुछ और है, उसी जल को जब आपने घड़े में डाला तो उसके द्वारा घेरा गया जगह कुछ और है। क्योंकि दोनों का शेप अलग अलग है इसलिए जो द्रव है वो अलग अलग आयतन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे द्रव का जो आयतन होता है वो भी अनिश्चित होता है, और जो गैस होता है, गैस का भी जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। ये 2-3 हमने बेसिक डिफरेंस बताया जो ठोस, द्रव और गैस में होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण पे। पदार्थ का कंपोजिशन किस तरह से है, इस चीज को जानने के लिए हमको पदार्थों को रासायनिक वर्गीकरण में जानकारी मिलेगी। तो रासायनिक वर्गीकरण में जानने के लिए क्या किया जाता है, रासायनिक वर्गीकरण को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। तो इसका पहला जो भाग है वो है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। ये होता है प्योर सब्सटेंस, ये होता है इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक, तो हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं वो 2 रूप में पाई जाती हैं, एक जो शुद्ध होता है और एक दूसरा जो अशुद्ध होता है। अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं वे बहुत ही आसानी से हमको दिख जाते हैं, लेकिन शुद्ध पदार्थ बहुत आसानी से नहीं दिखते हैं। इसके लिए इसका भी गहन अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कि कोई पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका जो संगठन होता है, मतलब कंपोजिशन जो होता है वो स्थिर और निश्चित होता है। अशुद्ध पदार्थ इसके जस्ट उल्टा होंगे, इनका जो संगठन होता है वो स्थिर नहीं होता है और निश्चित नहीं होता है। तो शुद्ध पदार्थों को भी हम लोग और डिटेल में जानने के लिए इसको 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। तो इसका पहला भाग है तत्व, एलिमेंट, और इसका दूसरा भाग है कंपाउंड, मतलब यौगिक। अब इन दोनों को हम लोग समझ लेते हैं कि तत्व क्या होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में जो तत्व देखते हैं वही तत्व की बात कर रहे हैं हम। तो वर्तमान समय में लगभग 118 तत्व पीरियोडिक टेबल में दिए हुए हैं, जिसमें से 92 तत्व जो हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हैं और बाकी जो शेष तत्व हैं वो हमको मानव निर्मित है, मतलब वैज्ञानिकों ने उसको बनाया है। तो तत्व क्या होते हैं? चूंकि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है तो ये समान प्रकार से मिलकर बना होगा। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं
जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसको किसी भी रासायनिक एवं भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, न ही इसे निर्मित किया जा सकता है, न ही इसे बनाया जा सकता है। जैसे में आप मान सकते हैं जो लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? ये सब तत्व हैं। कंपाउंड क्या होते हैं? जो यौगिक होते हैं, यौगिक चूंकि ये भी शुद्ध पदार्थ हैं, तो यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो तत्व में हमने क्या देखा? तत्व जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो, तो क्या हो सकता है? सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। चूंकि जो तत्व है वो सिर्फ और सिर्फ सोना चांदी ही नहीं होता है, इसमें कुछ गैस भी होते हैं, कुछ तत्वों में लिक्विड के रूप में भी पाए जाते हैं। तो पुनः इसका क्लासिफिकेशन करते हैं इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए। तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है, जब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक मिलता है धातु, दूसरा मिलता है अधातु और तीसरा मिलता है उपधातु। अब आप एक एक करके इसको समझिए कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं। धातु वे तत्व होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो धनात्मक होते हैं, और अधातु वे तत्व होते हैं जो ऋणात्मक होते हैं। उपधातु जो होता है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो धातु किस तरह का होता है? धातु धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, और ये न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, मतलब उदासीन होता है। जैसे आपके पास धातुओं का एग्जाम्पल लें तो हम सोडियम को ले सकते हैं, एल्युमिनियम को ले सकते हैं। ये क्या है? ये धातु है। लोहा भी एक धातु है, सोना भी है, चांदी भी है, ये सब क्या है? ये सब धातु है। अधातु क्या होता है? अधातु होता है जो ऋणात्मक होता है। तो ऑक्सीजन है हमारे पास, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब अधातु हैं। तो हमने उदाहरण क्या लिया? इसका एग्जाम्पल लिया एल्युमिनियम। एक एक लिख ले रहे हैं। एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे सल्फर हो गया। सॉरी, सल्फर नहीं होगा, क्योंकि उपधातु के पास न वो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो उपधातु जो होता है वो आर्सेनिक या एंटीमनी, जर्मनी भी आर्सेनिक, आर्सेनिक आप समझ लीजिए, आर्सेनिक उपधातु होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक और उदासीन के बेस पे ही नहीं देखा जाता है। जो हमारे पास तत्व होते हैं, यदि वो धातु है तो उसमें कुछ धात्विक गुण भी पाया जाता है। अब धात्विक गुण क्या होते हैं? तो धात्विक गुणों में यहां पे समझ लीजिए, जो धात्विक गुण होते हैं इसको हम कुछ समय के लिए मिटा देते हैं। जो धात्विक गुण होते हैं तो किसी भी धातु के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो किसी भी धातु के अंदर चालकता का गुण पाया जाता है। वो चालकता धारा का भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है, और ऊष्मा का भी हो सकता है। दूसरा, जब धातु को पीटा जाता है तो वो पतली चादरों में प्राप्त होता है, मतलब ये शीट के रूप में भी प्राप्त होता है। तो उसको हम एक टर्मिनोलॉजी में
अघातवर्धनीयता कहते हैं। जो धातु होते हैं उनमें चालकता होती है किस चीज की, धारा की, उष्मा की, मतलब कंडक्टर होता है। जो धातु होता है वो कंडक्टर होता है, जब आप उसमें करंट को फ्लो कराते हैं तो इजीली फ्लो हो जाता है। उष्मा की, जब आप उसको गर्म करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर लोहा है, अगर आप इसके एक सिरे को गर्म करते हैं यहाँ पे, तो इसका अपने आप दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। ये बताता है इसमें उष्मा की चालकता। और जब आप यहाँ पे करंट को देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक करंट यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये बताता है इसमें धारा की चालकता, करंट की चालकता। दूसरा और भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। अब जो अधातु होते हैं उनमें ये गुण नहीं पाया जाता है। तो अधातु के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं? जो अधातु होते हैं वो उष्मा और धारा की चालकता को नहीं दर्शाते हैं, अघातवर्धनीयता नहीं होती है उनके अंदर, वे भंगुर हो जाते हैं। भंगुर मतलब होता है कि जब आप कोयला देख लीजिए, कोयलों को जब आप पीटते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ये होता है भंगुरता। और जो हमारे पास उपधातु होते हैं, तो उपधातु के कौन से गुण होते हैं? जो उपधातु होते हैं, तो उपधातु एक स्पेशल केस होता है उनके गुणों को बताने के लिए। जब आप उपधातु को गर्म करते हैं तो उनमें कुछ गुण आपको धातु और अधातु का देखने को मिलता है, नहीं तो ये सामान्य अवस्था में न ही इनमें धातु का गुण पाया जाता है और न ही अधातु का गुण पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में समझते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात में मिलना होता है। जैसे आप जो H2O देख रहे हैं, H2O जो जल है, उसमें जो इनके एलिमेंट्स, जो इनके एटम्स हैं, H2 और O2 और O2, इनका जो अनुपात है वो 1:8 के अनुपात में होता है। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनका एक निश्चित अनुपात में संगठन पाया जाता है, उनका कंपोजिशन जो होता है एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है। दूसरी बात, ये रासायनिक संयोग से ही बनाए जाते हैं। जो कंपाउंड होते हैं वो रासायनिक संयोग से बनाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये रसायन का एक एलिमेंट है, दूसरा ये रसायन का एलिमेंट है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये मिलके कंपाउंड बनेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। देखिए कैसे? जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये पता है ये ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक, जो ऑक्सीजन है, हमको ये पता है कि ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करता है। हाइड्रोजन ज्वलनशील पदार्थ है, ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करता है। ये इन दोनों की गुण है। लेकिन जब ये दोनों मिलके और ये H2O बनता है तो ये H2O क्या करता है? आग को बुझा देता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये जो एलिमेंट पहले थे इनके गुण कुछ और थे, जब बाद में ये रासायनिक संयोग किए तो इनके गुण अलग ही हो गए। तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड जो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं वो पहले जिस अवस्था में थे उनके जो गुण थे, कंपाउंड बनने के बाद वो अपने गुण को बदल देते हैं। दूसरा अब हम लोग समझ लेते हैं मिश्रण। मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ। तो हम इसको थोड़ा मिटाते हैं।
इतना ही में समझ लेते हैं हम लोग कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है समांग मिश्रण, और दूसरा होता है असमांग मिश्रण या विषमांग मिश्रण। असमांग नहीं होता है, विषमांग होता है, विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण क्या होते हैं? समांग मिश्रण में जो पदार्थों का कंपोजिशन होता है, जो पदार्थ का मिलावट होता है, वो प्रत्येक भाग में एक समान होता है। जैसे आप चीनी ले लीजिए, या आप चीनी और पानी एक साथ ले लीजिए। जैसे अगर आपके पास ये कोई बीकर है, तो इसमें आप चीनी डाले हैं, ये कोई बीकर है आपके पास, या गिलास है, उसमें आप क्या डाले हैं? चीनी डाले हैं, और उसमें आप पानी लिए हैं। तो जब आप इसका शरबत बनाएंगे, क्या क्या मिला के? चीनी प्लस पानी। जब आप चीनी प्लस पानी मिला के इसका शरबत बनाते हैं, और शरबत को जब आप पीते हैं, तो जब आप ऊपर का भाग पीते हैं तो भी आपको वही स्वाद आता है, जब आप इसके बीच का भाग पीते हैं तो भी आपको वही स्वाद मिलता है, और जब आप इसके नीचे के भाग को पीते हैं तो भी आपका वही स्वाद मिलता है। इसका मतलब ये होता है, जो समांग मिश्रण होते हैं, उनके जो प्रत्येक भाग में उनके जो गुण होते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है, उनका जो अवयवों का अनुपात होता है, वो एक समान होता है। दूसरा एग्जांपल आप विषमांग मिश्रण का ले लीजिए। तो विषमांग मिश्रण में पहले होता क्या है? विषमांग मिश्रण में जो उनके अवयव होते हैं, वो एक स्थिर अनुपात में नहीं मिले होते हैं। जैसे आप एक मिश्रण लीजिए, किस किस चीज का? आप एक मिश्रण लीजिए बालू और पानी का। ये हमारे पास कुछ बालू के कण हैं, और इसमें आप कुछ डाल दीजिए पानी। ये हमारे पास पानी है। तो जब आप बालू प्लस पानी का जो मिश्रण बनाते हैं, तो आप देखते क्या है कि ये जो बालू के कण हैं, वो जाकर और नीचे बैठ जाते हैं। ये नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो बैठने से होता क्या है? बैठने से होता ये है कि जो ऊपर के जितने भी आपके बालू के कण थे, वो नीचे बैठे, तो ऊपर पानी और नीचे बालू, मतलब ऊपर पानी ज्यादा हो गया और नीचे बालू के साथ साथ पानी भी ज्यादा हो गया। तो इनका जो अवयवों का अनुपात, वो जो कंपोजिशन है, वो एक समान नहीं होता है। अब आप क्या कीजिए, इसको कहीं से भी आप इसका एक भाग उठाइए। आप यहाँ पे उठाएंगे, इतना भाग लीजिए, तो इसका जो अवयवों का अनुपात होगा वो कुछ अलग मिलेगा। यहाँ पे आप लेंगे तो इसका कुछ अनुपात अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आप जहाँ पर भी लीजिए, उनका सबका अनुपात क्या होगा? एक समान होगा। चाहे आप यहाँ से लीजिए, चाहे आप यहाँ से लीजिए, या यहाँ से लीजिए। तो हम लोगों ने आज पदार्थों का क्लासिफिकेशन किया, उसके बारे में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें डिटेल में जानी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ये था कुछ बेसिक डिफिनीशन, बेसिक जानकारियाँ जो हमने आपको इस वीडियो में दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से और पूरे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।